दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संप्रभुता संपन्न राज्य का उदय, धर्मतंत्रात्मक राज्य का उदय, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय या फिर कल्याणकारी राज्य का उदय। तो उत्तर है कल्याणकारी राज्य का उदय, ऑप्शन डी। दोस्तों 19वीं सदी के करीब करीब जो अधिकांश राज्य अपने को पुलिस राज्य रखकर ही संतुष्ट थे। उनका मुख्य काम शांति और व्यवस्था स्थापित करना था, लेकिन 20वीं शताब्दी में जब राज्य ने अपने नागरिकों के कल्याण की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी शुरू की, तब कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उदय हुआ और आज के समय में हर राज्य अपने को एक कल्याणकारी राज्य कहना पसंद करता है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत की मान्यता क्या है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जानते हैं राज्य के उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत की मान्यता ये है कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के विकासात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है और ये विभिन्न तत्वों के प्रभाव से युग युगांतर के दौरान अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ है, जिसमें स्वजन समूह, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय निहित है कहाँ पर? तो सही उत्तर है प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में, यानी कार्य विशेषीकरण और कार्य विभेदीकरण में जो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। दोस्तों प्लेटो अपने न्याय विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन मानव स्वभाव के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से करता है। उसके अनुसार मानव आत्मा में 3 प्रधान गुण होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, और राज्य में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जबकि उसका प्रत्येक घटक अपने प्राकृतिक गुणों के आधार पर आचरण करे और अपने स्वधर्म का पालन करे। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की मुख्य विशेषता ये है कि व्यक्ति अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि ये माना जाता है कि, देखिए ऑप्शन है आपके, राज्य सभी की भलाई का कार्य करता है, राज्य केवल कुछ ही समूहों की भलाई का कार्य करता है, राज्य केवल कुछ ही वर्गों की भलाई का कार्य करता है और राज्य केवल शासकों की भलाई का कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि राज्य सभी की भलाई का कार्य करता है। और ग्रीन की तरह लास्की एक विचारक हैं, उन्होंने राज्य को अधिकतम सामाजिक भलाई करने वाली संस्था माना है और सामाजिक हित से संबंधित सभी कार्यों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण की मांग की है और इसी के आधार पर राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि राज्य सभी के भलाई का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना होता है। उपर्युक्त कथन का संबंध किससे है? उपयोगितावाद, उदारवाद, लोक कल्याणकारी राज्य या समाजवाद? तो सही उत्तर है लोक कल्याणकारी राज्य। दोस्तों आप जान लीजिए, व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए सामाजिक बाधाओं को दूर करने का विचार प्रस्तुत करके टी.एच. ग्रीन ने प्रारंभिक उदारवादियों से बिल्कुल भिन्न विचार रखे थे। ग्रीन का मानना था कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके लिए सामाजिक भलाई आवश्यक है और यही विचार 20वीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य का आधार बना था। तो याद रखिएगा, राज्य के प्रभावी कार्य क्षेत्र का आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना, ये इसका संबंध कल्याणकारी राज्य से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का पहला विकृत स्वरूप कौन सा है?
लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, अल्पतंत्र या सम्मान तंत्र? तो सही उत्तर ऑप्शन डी सम्मान तंत्र। दोस्तों प्लेटो आदर्श राज्य के स्वरूप के पतन के क्रम को 5 भागों में बांटता है। राजतंत्र, कीर्तितंत्र, अल्पतंत्र, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र। राजतंत्र में जनता को जो है सर्वाधिक सुख प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें न्याय भावना से अनुप्राणित दार्शनिक राजा शासन करता है। जबकि साम्यवाद के पतन के बाद योद्धा अपनी कीर्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ाने की दृष्टि से राज्य का संचालन करने लगते हैं, और ये राजतंत्र का पहला जो है दोष है या पहला विकृत स्वरूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है, क्यों? तो ऑप्शन है आपके, वह प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, वो राज्य के विरोध की अनुमति देता है, वो राजा के सामने सशर्त समर्पण की अनुमति देता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। क्यों? दोस्तों हाब्स के व्यक्तिवादी सिद्धांत का प्रमुख तत्व ये है कि व्यक्तित्व ही किसी वस्तु की वास्तविकता है, और जो इच्छा है वो विवेक से पूर्ववर्ती है। हाब्स व्यक्ति को पूर्ण रूप से आत्मकेंद्रित मानता है, जिसकी इच्छा ही उसका अस्तित्व है, और हाब्स ने अपने चिंतन में व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतना अधिक महत्व दिया है कि उसका समस्त राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति के स्वभाव पर आधारित हो जाता है। और आप जानते हैं कि वो हाब्स का कहना है कि व्यक्ति बुद्धिसंगत आत्मरक्षा के लिए राज्य की स्थापना करता है, और हाब्स के दर्शन में व्यक्तिगत स्वार्थ के सिवा सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक हित नाम की कोई वस्तु नहीं है। समाज तो सिर्फ एक कृत्रिम संस्था है जिसका उपयोग मनुष्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है, और हाब्स का यही स्पष्ट व्यक्तिवाद उसके दर्शन का सबसे क्रांतिकारी तत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1688 के इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं जॉन लॉक को। और जब इंग्लैंड में सन 1688 में क्रांति हुई तो लॉक ने इसका समर्थन किया था, और क्रांति के इस समर्थन के कारण ही उसे इस क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके हाब्स, लॉक, रूसो और ग्रीन। तो सही उत्तर है ये कथन हाब्स का है कि प्राकृतिक विधियां जो हैं वो बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के राजदर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है किसका? ऑप्शन है जनमत का, बहुमत का, अधिकतम लोगों के अधिकतम हित का, या फिर समान हित की समान चेतना का। तो सही उत्तर है रूसो के राजदर्शन में सामान्य इच्छा या जनरल विल ये समान हित की समान चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए कि रूसो के अनुसार सबकी इच्छा वैयक्तिक हितों का ध्यान रखती है, जिसके कारण वह विशेष इच्छाओं का योग मात्र होती है, लेकिन सामान्य इच्छा केवल सार्वजनिक हित या सामाजिक भलाई का ध्यान रखती है, और समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों के वैयक्तिक और विशेष हितों का मिश्रण होता है। जबकि रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा जो है वो केवल सामाजिक हित या कल्याण से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाब्स के लिए अनुपयुक्त है? मनुष्य ने केवल एक समझौता किया, बिल्कुल सही। मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं, तो ये सही नहीं है। संप्रभु निर्बाध शक्ति संपन्न था, बिल्कुल सही है। और समझौता एक पक्षी था, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी आपका हाब्स के लिए अनुपयुक्त है। हाब्स के विचार में समझौता जनता और किसी संप्रभुताधारी में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति या सारे व्यक्तियों के साथ हुआ, यानी संप्रभुताधारी इस समझौते में कोई पक्ष नहीं है, और यह व्यक्तियों का आपस में एक पक्षी समझौता है। वे शासक को नियुक्त नहीं करते, वरन समझौते के द्वारा अपनी सत्ता और अधिकार सौंप देते हैं, इसलिए उसकी संप्रभुता पर कोई अंकुश नहीं होता है, क्योंकि वो समझौते के द्वारा बाध्य नहीं, बल्कि समझौते के क्रियान्वयन के लिए उसे निरंकुश शक्ति प्राप्त होती है। और हाब्स के अनुसार तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। चेतना, राज्य, अधिकार और स्वतंत्रता। तो सही उत्तर है ग्रीन की प्राथमिकता चेतना में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रीन के मंतव्य को स्पष्ट करते हुए बार्कर का कथन है कि मानव चेतना स्वतंत्रता में निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। तो प्राथमिकता जो है ग्रीन की वो है कॉन्शसनेस, यानी चेतना।
अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि व्यक्ति सामान्य इच्छा का अनुपालन नहीं करता, उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो सही उत्तर ये कथन रूसो का है। दोस्तों रूसो का मानना है कि व्यक्ति को सामान्य इच्छा का पालन अवश्य करना चाहिए। सामान्य इच्छा के आदर्शों का पालन करने में स्वयं अपने आदर्शों का ही पालन करता है और इस तरह से वो सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग करता है। रूसो ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा की अवहेलना करेगा तो समस्त समाज उसके ऊपर दबाव डालेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समानता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में इसलिए समानता है क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है ऑस्टिन का कथन है ये। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा है और हाब्स और बेंथम का भी यही मत है, लेकिन कथन जो है ये ऑस्टिन का है। अगला प्रश्न है, नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की ये परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर है संप्रभुता की ये परिभाषा बोधा ने दी है और संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी बोधा ने किया है। उसने कहा है कि संप्रभुता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून के कोई बंधन नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है। प्लेटो रिपब्लिक सही है, लाक लेवायथन सही नहीं है, मार्क्स दास कैपिटल सही है, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये आपका सही है। तो लाक की रचना लेवायथन नहीं बल्कि ये हाब्स की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस संप्रभु के पीछे जो वकील मान्यता देते हैं एक अन्य संप्रभु होता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है, ये कथन किसका है आपको बताना है। गेटेल, गार्नर, डायसी या रूसो? तो सही उत्तर ये कथन डायसी का है। दोस्तों लोकतांत्रिक राज्यों में जहाँ पर कानूनी प्रभुसत्ताधारी कानून बनाने और लागू करने की सर्वोच्च संस्था है, वहाँ इस संप्रभुताधारी के पीछे जनता की इच्छा होती है जो शक्ति का अंतिम स्रोत होती है। डायसी कहते हैं कि वकील के द्वारा मान्य कानूनी संप्रभुताधारी के पीछे एक अन्य प्रभुसत्ताधारी होता है जिसके आगे कानून को सिर झुकाना पड़ता है और ये राजनीतिक प्रभुसत्ता होती है जिसकी इच्छा अंतिम तौर पर नागरिकों को माननी पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुलवादियों में से किसका विचार है कि विधि राज्य से स्वतंत्र और श्रेष्ठ है? ऑप्शन है ड्यूगी, क्रैब, फॉलेट या लास्की? तो सही उत्तर है ड्यूगी। दोस्तों लियो ड्यूगी तर्क देता है कि कानून का आधार सामाजिक सुदृढ़ता है, इसलिए कानून को अस्तित्व में लाने का श्रेय राज्य को नहीं, वह राज्य की उत्पत्ति से भी पहले विद्यमान था और उसका स्थान राज्य से ऊंचा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना किसने की? तो ऑस्टिन का संप्रभुतावादी सिद्धांत जो है वो एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसकी आलोचना बहुलवादियों के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, बहुलवादियों की मान्यता क्या है? तो आप जान लीजिए, बहुलवादियों की मान्यता है कि संप्रभुता जो है वो विभाजित है। तो याद रखिएगा, बहुलवादी असीमित संप्रभुता का खंडन करता है और आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में संप्रभुता को सीमित करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संप्रभुता विभिन्न समुदायों में या राज्यों के अंगों में विभाजित होती है, ऐसा बहुलवादियों का मानना है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी ने स्वतंत्रता प्रदान की है? तो ये जेफरसन का कथन है और ये वक्तव्य अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलनकारी और संविधान निर्माण में हिस्सा लेने वाले भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन का है, जो कहते हैं कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं उन्हें बहुलवादी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बार्कर, फिगिस, इसके अलावा लिंडसे, ये सभी विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं, इनको बहुलवाद की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? तो आप सभी जानते हैं ये कथन J.S. मिल का है और मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में स्व संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य में विभाजित किया है।
और तो इस तरह से मिल का कहना है कि जो स्व संबंधी या एकदम निजी वैयक्तिक कार्य हैं व्यक्ति के, उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य क्या हैं? तो उत्तर है उदारवादी व्यवस्था में राज्य न्यूनतम भूमिका में कार्य करता है। उदारवादी हस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और राज्य को न्यूनतम कार्य सौंपते हैं, जिसके अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखना और न्याय की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को समाजवाद योग्यता के अनुसार, तदंतर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? फेबियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, आदर्शवाद या फिर उदारवाद? तो सही उत्तर है साइंटिफिक सोशलिज्म या वैज्ञानिक समाजवाद। दोस्तों आप जान लीजिए कि स्वप्नलोकी समाजवादियों के विपरीत मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा न होकर विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवहारिक दर्शन है और इस दृष्टि से मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। और मार्क्स ने समाजवाद और साम्यवाद, जो क्रमशः दो अवस्थाएं मानी गई हैं, वहाँ पे कहता है कि समाजवाद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और अपने काम के अनुसार प्राप्त करेगा। वहीं साम्यवाद में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। तब उत्पादन, इसका कारण ये है कि तब उत्पादन पूरे पैमाने पर होने लगेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि फांसीवाद से उदय होता है किसका? उदारवादी, लोकतंत्र, उग्र राष्ट्रवाद या व्यक्तिवाद? तो सही उत्तर है फांसीवाद से उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। और आप जानते हैं फांसीवाद इटली भाषा के शब्द फैसियो से बना है, जिसका अर्थ लकड़ियों का गट्ठर होता है। और फांसीवाद जो है ये इटली के जो है क्रांतिकारी मुसोलिनी के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं इंग्लैंड में दोस्तों फेबियनवाद का उदय हुआ है। और फेबियनवाद शुद्ध रूप से अंग्रेजी विचारधारा थी, जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। और ये आंदोलन 4 जनवरी 1884 को फेबियन सोसाइटी के स्थापना के साथ हुआ। और इसके संस्थापकों में याद रखिएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, GDH कोल, सिडनी ओलिवर, ग्राहम वालास और एनी बेसेंट थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली कौन सी है? तो उत्तर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के लिए उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य को वर्ग शासन का परिणाम और उपकरण मानता है? तो उत्तर है मार्क्स। दोस्तों दास प्रथा के युग में जो स्वामी वर्ग के सदस्यों में अल्पसंख्यक में होने के कारण बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का सहारा लेना पड़ा। इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय, कारागार आदि की व्यवस्था की गई और इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग के समर्थक थे और यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ। मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग या चुनाव लड़ना? तो सही उत्तर है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ने का जो कार्य है वो राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। दबाव समूह संगोष्ठी, प्रचार और लॉबिंग अपनाते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। याद रखिएगा 1919 के एक्ट द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की एक नई पद्धति शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। निम्न में से कौन सा संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? देखिए लिखित संविधान है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं बल्कि इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिनिधित्व सरकार की बुनियाद जो है किस अधिनियम के द्वारा रखी गई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों सन 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम।
1861 के अधिनियम के साथ भारत में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था रुक रुक कर अप्रत्यक्ष तरीकों से प्रारंभ की गई थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अनुसार 1862 के अधिनियम से भारत में भली भांति वास्तविक रूप से प्रतिनिध्यात्मक शासन की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। तो मोटा मोटा आप जानते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तो उत्तर है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को विभाजित करने से। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मूल सिद्धांत शक्ति पृथक्करण है और इसका अर्थ होता है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को विभाजित करना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो उत्तर है अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत की महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो उत्तर है 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों आप जान लीजिए, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज व्यवस्था को न केवल नई दिशा दी बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को सींचने के लिए भी सार्थक सिद्ध हुआ और अनुच्छेद 243 घ के 3 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो ये 33% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और देश भर में स्वतंत्रतापूर्वक भ्रमण करने का अधिकार। तो सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। दोस्तों संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर जो है अध्याय 4 के और एक नया अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया है और उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मात्र विधिक अधिकार माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 359 यानी 359, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और इसमें दिया गया है कि भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इनके प्रवर्तन के निलंबन करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो उत्तर है जीवन के अधिकार को। दोस्तों आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 20 में वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार संबंधी अधिकार ये आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी थी? तो सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 51A। याद रखिएगा दोस्तों 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार भारतीय संविधान में एक नया अध्याय अध्याय 4A मूल कर्तव्य शीर्षक के अंतर्गत जोड़ा गया और इसमें एक अनुच्छेद 51A जोड़ा गया जिसमें जो है मूल रूप से 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में सहभागी हो सकता है? तो उत्तर है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? तो ये कौन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 89 सब सेक्शन 1 के तहत दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में निम्नलिखित समाहित हैं? तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 79 के तहत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75(3). तो यहाँ पर सब सेक्शन तो नहीं दिया गया है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया है? तो ये है अनुच्छेद 78A, 78B, 78B हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए 78B के अनुसार संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और अन्य विधान प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसे प्रधानमंत्री देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिससे वह असंवैधानिक घोषित करता है विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून को, कार्यपालिका के किसी आदेश को, निम्न न्यायालय के किसी भी निर्णय को, या विधायिका के किसी भी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के किसी भी आदेश को। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं कौन? तो आसान सा प्रश्न है। अनुच्छेद 155 के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जो है राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पृथक्करण सिद्धांत प्रतिपादित किया है, सही है, और इसने विकासशील व्याख्या का सिद्धांत प्रवर्तित किया है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत यह राष्ट्रपति को संवैधानिक मामले में सलाह देता है, नहीं, और ये निहित अधिकार रखता है, ना। तो सही उत्तर 1 और 2 केवल सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, संघ सरकार की वास्तविक कार्यपालिका जो है वो मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि या कानून अधिकारी होता है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। इन्हें भारतीय संविधान में विशेष स्थान दिया गया है और आप जान लीजिए ये भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर किसके अनुसार? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिएगा। भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत जैसे राष्ट्र के लिए संघवाद का सही रूप जो है वो सहकारी संघवाद है और ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवादी व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूति भारत के नागरिकों को दी गई और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं दी गई है? तो सही उत्तर आप जान लीजिए, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये विदेशियों को नहीं दी गई है, जबकि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण ये भारतीयों के साथ विदेशियों को भी दिया गया है। वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र केवल भारतीयों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जीवन का अधिकार। और आर्टिकल 21 में दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 359 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 विलंबन की शक्ति सीमा से बाहर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्य का दायित्व सौंपा गया है? तो सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्था है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के दायित्व राज्य को सौंपता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था। देखिए, इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता, पर्याप्त जीविका साधन, नागरिकों का अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और गाय बछड़ों के वध करने पर प्रतिबंध। तो आप जान लीजिए, निःशुल्क कानूनी सहायता का जो सिद्धांत है वो मूल रूप से जो है इसमें नहीं था। और निःशुल्क कानूनी सहायता या विधिक सलाह का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 क में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उन उच्च आदर्शों का पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया है, और अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। तो याद रखिएगा दोस्तों, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ये जो है मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। और आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों वाला अनुच्छेद 51 क के तहत किया गया है। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल। तो सही उत्तर है दोस्तों, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है। तो सही उत्तर है कौन सा, ऑप्शन बी। दोस्तों, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकते हैं कि मूल अधिकारों को या उनमें से किसी एक से अधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार निलंबित रहेगा। लेकिन अनुच्छेद 359 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कौन कौन, अनुच्छेद 20 और 21 इनके निलंबन राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, हायर एजुकेशन, नेट जीआरएफ, केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य राज्यों द्वारा नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा, इन प्रश्नों को, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इन प्रश्नों के काफ़ी अधिक पूछे जाने की संभावना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।